नमस्ते जी। टॉपिक है एयर एंड नॉइस पोल्यूशन, वायु और ध्वनि प्रदूषण। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे अति सूक्ष्म कण को नियंत्रित करने के उपाय। तो अति सूक्ष्म कण को नियंत्रित करने के हमारे पास में कुछ उपाय हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका नियंत्रण करें कैसे। तो है बैग फिल्टर, साइक्लोन सेपरेटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। यह तीनों विभिन्न उद्योगों में उपयोग किए जाते हैं। पहले हम बैग फिल्टर के बारे में देखेंगे। तो बैग हाउस भी कहते हैं इसको, बैग छन्ना भी कहते हैं, बैग फिल्टर भी कहते हैं, या फैब्रिक फिल्टर के रूप में भी जाना जाता है। यह एक वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण है और धूल कलेक्टर है जो हवा से वाणिज्यिक प्रक्रिया से निकलने वाले कणों या गैस को हटा देता है। ये पावर प्लांट आप देख रहे हैं, फैब्रिक पावर प्लांट, कपड़े का पावर प्लांट है। यहाँ पे एक फिल्टर प्लांट लगा है जो गैसों को, हार्मफुल गैसों को इस चिमनी की सहायता से बाहर फ्री कराया है। स्टील पावर प्लांट के अंदर का बैग फिल्टर कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। स्टील पावर प्लांट का बैग फिल्टर कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। इंडस्ट्रीज के अंदर बैग फिल्टर का छोटा सा रूप आप ये देख रहे हैं। कॉमर्शियल प्रोसेस से जितनी भी प्रकार की गैस निकलती है उनको अलग करने के लिए कॉस्ट इफेक्टिव जो तकनीक है वो बैग फिल्टर ही है। इसका उपयोग बिजली संयंत्र, इस्पात मिल, स्टील मिल, रासायनिक उत्पादक, केमिकल प्रोड्यूसर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। बैग फिल्टर 99.99% सूक्ष्म कणों को हटाने की क्षमता रखता है। अब चित्र देखिए कि फैब्रिक फिल्टर या बैग हाउस है, इसमें डर्टी एयर जा रही है, गंदी एयर, और ये फिल्टर बैग्स है। तो बड़े कण नीचे आ जाते हैं और छोटे कण फिल्टर बैग पर इकट्ठे हो जाते हैं, बैग छन्ने पर, और साफ गैस, क्लीन एयर बाहर निकल जाती है। जब जब बैग फिल्टर के अंदर ये फिल्टर बैग खराब हो जाते हैं या फिर इनके ऊपर धूल ज़्यादा जम जाती है, सूक्ष्म कण ज़्यादा जम जाते हैं, तो इनकी समय समय पर मेंटेनेंस या सफाई होती है। ये है सेटअप, एक प्लांट के अंदर सेटअप है बैग फिल्टर का। यह सेटअप लगाया गया है, यहाँ चित्र में देखिए आप, ये सेटअप लगाया गया है, ये बैग फिल्टर का ही है। अगली साइड पे बढ़े हम। साइक्लोन सेपरेटर, इसको साइक्लोन धूल संचयित्र भी कहते हैं। यह जड़ता यानी इनर्शिया के सिद्धांत पर काम करता है। ये साइक्लोन किसके ऊपर काम करता है? इनर्शिया के सिद्धांत पर काम करता है। यह यंत्र है जिसमें गैसों में से पार्टिकुलेट कणों को अलग करने का यह मुख्य रूप से कार्य करता है। इसमें गैसों की दिशा को बदल दिया जाता है। ये चित्र आप देखिए कि इसमें
गैसों की दिशा को बदल दिया जाता है। ये इस प्रकार की कोनिकल बॉडी होती है, इसमें से डर्टी एयर गई और डर्टी एयर हेलिकल यानी गोल सर्पिल पैटर्न में हवा को बहाया गया है। तो इससे क्या होता है कि जो बड़े बड़े हैं कण, वो वक्र का पालन करने के लिए उनको अधिक जड़ता या अधिक इनर्शिया की आवश्यकता होती है। तो वो डर्ट के पार्टिकल इन दीवारों से टकरा कर नीचे आ जाते हैं और जो क्लीन एयर है वो ऊपर की ओर चली जाती है। तो ये जड़ता का नियम है। ये चित्र में देखें, विद्युत आरेख है कि प्राइमरी एयर गई और इसको सर्कुलेट कराया गया, तो जो हैवी पार्टिकल्स थे वो नीचे आ गए और वो हॉफर या आउटलेट से बाहर निकल गए, और जो लाइट गैस थी, शुद्ध गैस थी, वो ऊपर की ओर से निकल गई। तो चक्रवाती पृथक्करण एक वायु, गैस या तरल धारा से कणों को फिल्टर के उपयोग के बिना बाहर से पृथक्करण के माध्यम से हटाने की एक विधि है। तरल में से पार्टिकुलेट मैटर निकालते समय हाइड्रोसाइक्लोन का उपयोग किया जाता है, जबकि गैस से गैस चक्रवात का उपयोग किया जाता है। घूर्णी प्रभाव या जिसे कहते हैं इनर्शिया का प्रभाव और गुरुत्वाकर्षण का उपयोग ठोस और तरल पदार्थ के मिश्रण को अलग करने के लिए किया जाता है। इस विधि का उपयोग गैसीय धारा से तरल की बारीक बूंदों को अलग करने के लिए भी किया जाता है। बहुत आसान सा कंसेप्ट है कि जो पॉल्यूटेड एयर है वो अंदर भेजी जाती है। जो डेंस पार्टिकल्स होते हैं, जो भारी पार्टिकल्स होते हैं, वो दीवार से टकराते हैं और जिस तरह से साइक्लोन की तरह सर्पिल पैटर्न में सर्पिल पैटर्न के अंदर ये हवा घूमती है, जो भारी होगा पार्टिकल वो अपने आप डर्ट के रूप में बाहर नीचे हॉपर से निकल जाएगा और ऊपर से क्लीन एयर ले ली जाती है। ये भी अक्सर पावर प्लांट में आपको देखने को मिलेगा। ये ज़्यादातर सीमेंट पावर प्लांट में इसका उपयोग होता है। सीमेंट को साफ करने के लिए, सीमेंट के धूल कणों को साफ करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। अगला है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये दो प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से ये इसका डायग्राम है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर को हम कहते हैं स्थिर विद्युत अवक्षेपण। इसमें उत्सर्जित गैस में विद्यमान कणों पर उपस्थित विद्युत आवेश को उदासीन कर हटाया जाता है, जिससे निकलने वाले गैस कण मुक्त हो सकें। यह एक कण संग्रह उपकरण है जो प्रेरित इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, आप देखो कि यहाँ पे एक डीसी पावर सप्लाई है, यह है प्रेरित इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, और उस चार्ज के बल का उपयोग करके गैस में से कणों को बाहर निकाला जाता है। इनमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं दो। तो जो सूक्ष्म कण होते हैं वो कोलाइडल होते हैं। कोलाइडल तो समझते हैं कि कई सारे कणों का मिक्सचर को हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। विलयन मतलब सॉल्यूशन। जो निलंबित कण होंगे उनमें ऋण आवेश होगा और धुएं को स्थिर विद्युत अवक्षेपण से गुजारे, इस प्रेसिपिटर से धुएं को गुजारा जाता है। वहाँ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, धन आवेशित इलेक्ट्रोड, जिसे एनोड भी कहते हैं हम, वो उच्च विभव, उच्च वोल्टेज से जुड़ा हुआ होता है। जो उसके संपर्क में आता है कण उदासीन होकर नीचे बैठ जाते हैं, और जो बिना कण की जो गैस है और जो वायु है वो अपने आप ऊपर से निकल जाती है। इसके वर्किंग प्रोसेस बहुत सिंपल है। इसका वर्किंग प्रोसेस में एक एनोड है और एक कैथोड है। डर्टी एयर गई अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज पास किया गया। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक हाई वोल्टेज पास किया गया तो इलेक्ट्रोड के
वजह से, एनोड की वजह से, इलेक्ट्रोड में जो एनोड की वजह से जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं डस्ट के वो तो बैठ गए नीचे न्यूट्रलाइज होके, और जो साफ साफ गैस है वो ऊपर से निकल गई। मुख्य रूप से इसकी वर्किंग यही है। इसमें एक पंप होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सिलेंडर भी लगा रहता है, और एक गॉज होता है जो गैस के इनफ्लो और आउटफ्लो को कंट्रोल करता है। अगला टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव, इल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव, इल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव तो 3 तो हमको दिख रहा है कि एक तो ओजोन डिप्लीशन, दूसरा है ग्रीन हाउस इफेक्ट, तीसरा है एयर क्वालिटी। ओजोन डिस्ट्रक्ट हो जाती है मुख्य रूप से क्लोरीन और ब्रोमीन की वजह से, जो अलाउ करती है सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को धरती पर लाने से। ग्रीन हाउस इफेक्ट लॉन्ग वेव रेडिएशन है जो धरती एब्जॉर्ब भी करती है, वापस री एमिट भी करती है, जिससे और गर्मी बढ़ती है। और एयर क्वालिटी, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड और नाइट्रोजन कंपाउंड को मिलाकर स्मॉग और फॉग का फॉग बनाती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चित्र है कि क्लाउड भी रिफ्रैक्ट कर देते हैं सोलर से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को। ओजोन हमारे घरों को, हमारे शरीर को, एनिमल किंगडम को, प्लांट किंगडम को, सबको अल्ट्रावायलेट किरणें ओजोन लेयर के डिप्लीशन से इन सबको नुकसान पहुंचाती है। तो दुष्प्रभाव क्या क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी की रक्षा करने वाली ओजोन का तो क्षय हो रहा है, जिससे सूर्य की हानिकारक किरणें हमारे ऊपर पड़ती है और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। प्रदूषण के कारण ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होती है और स्वच्छ हवा के अभाव में असमय जीव जंतुओं की मृत्यु होती है और कुछ प्रजातियां विलुप्ति हो गई है। पृथ्वी का संतुलन बिगड़ रहा है और आए दिन हमें प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। वायु के प्रदूषित होने से अस्थमा, एलर्जी, पेट की बीमारियां, सिर दर्द, दिल की बीमारी हो रही है, हमारे लिए बहुत हानिकारक है। वायु प्रदूषण अम्ल वर्षा का भी कारण होता है, एसिड रेन जिसे कहते हैं, और इस एसिड रेन से वनस्पति जगत व पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। एसिड रेन से भूमि की उर्वरता, फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, भूमि की उत्पादन क्षमता घटने लगती है। वायु प्रदूषण से प्राचीन स्मारकों, भवन, धातु आदि का भी क्षय होता है, जैसे ताजमहल पीला हो गया। और मथुरा किसकी वजह से हुआ? मथुरा तेल कारखाने की वजह से हुआ। वो मथुरा तेल कारखाने से जितना धुआं निकलता है वो सब ताजमहल की सरफेस पे इकट्ठा हो गया, तो ताजमहल पीला पड़ गया। वायु प्रदूषण से हरित गृह प्रभाव होता है, जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, और जब पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि होती है और इससे जेनेटिक रोग जिसे कहते हैं अनुवांशिक रोग, वो भी होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलें हम। कंट्रोलिंग मेजर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, कि भाई एयर पोल्यूशन को अब नियंत्रित कैसे करें। तो चित्र में दिखाया गया कि कारपूल का मतलब है कि एक साधन उपयोग नहीं लेकर, इंडिविजुअल पर्सनल साधन नहीं लेकर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। अनलीडेड पेट्रोल, सीसा रहित पेट्रोल का उपयोग करें, जिससे कि हमारे वातावरण में CFC, HFCl की मात्रा कम हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की। अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस के बारे में विचार करें, और ये खुले के अंदर कचरा जलाना, न्यूक्लियर वेस्ट डंप करना, अलग अलग प्रकार के जो वेस्टेज हैं वो डंप करना, उनसे हमको तौबा कर लेनी चाहिए।
कंट्रोलिंग मेजर्स में ऊर्जा बचाएं, घर पर, काम पर, हर जगह। कार्यालय में उपकरण खरीदते समय भी एनर्जी स्टार का लेबल देखें। कारपूल, सार्वजनिक परिवहन, बाइक का उपयोग करें। जब संभव हो तो पैदल चलें। कुशल वाष्प वसूली के लिए गैसोलीन ईंधन भरने के निर्देशों का पालन करें। जनसंख्या को भी नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए और वायु प्रदूषण से होने वाले दुष्प्रभावों के लिए जागरूक करना। कारखानों और चिमनियों को ऊंचाई पे रखना। कारखानों व चिमनियों में फिल्टर का प्रयोग करना। उद्योगों की स्थापना शहरों से दूर करना। वृक्षारोपण अधिक से अधिक करना। क्यों? क्योंकि वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे वायु प्रदूषण कम होता है। बिजली के कम खपत या एनर्जी स्टार के लेबल देख के उपकरण खरीदना, जिससे कोयला से बनने वाली बिजली पर कम दबाव आएगा। ऊर्जा का वैकल्पिक साधनों को बढ़ावा देना, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि। समाज में वायु प्रदूषण से उत्पन्न होने वाले प्रतिकूल परिणामों से अवगत कराने के लिए जागरूकता अभियान चलाना। पॉल्यूशन कंट्रोल की जांच बार बार करवाना अपने वाहनों की। गाड़ियों में स्क्रबर जरूर लगवाना। फैक्ट्रियों की चिमनी में बैक फिल्टर लगवाना अनिवार्य करना। फैक्ट्रियों से धुएं से हानिकारक कण को हटाकर ही वातावरण में छोड़ना और वृक्षों की कटाई पर रोक लगाना। ये मुख्य रूप से वायु प्रदूषण को रोकने के काम आता है। इसके बाद में खाद और पत्ते और यार्ड का कचरा और बायोगैस का उपयोग करना, ये सब हमारे वातावरण को साफ रखने के उपाय हैं। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे ध्वनि प्रदूषण। धन्यवाद।